हे गाइस, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑडिट विद जयेश भंडारी पे। बच्चे लोगों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मे 21 के आरटीपी पर। जी हाँ, मे 21 की हमारी जो आरटीपी है उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से शुरू कर देते हैं हमारी आरटीपी। और बच्चे लोगों, आरटीपी में सबसे पहला जो डिवीजन आप लोग दिख रहे हो वो है हमारे केस सिनेरियो वाले क्वेश्चन का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। हालांकि इस बार आईसीए ने बहुत जबरदस्त वाली एक बुकलेट निकाल करके रखी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर किए हैं और उस पर कुछ वीडियोस भी आप लोगों को मैंने बना करके यहाँ पे दे दिए हैं। तो ये उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए बच्चों, वही वाले क्वेश्चंस हैं और इनको आप जरूर करिएगा। और वो जो एमसीक्यू वाली बुकलेट है बच्चों, उसको पक्के से आपको करके जाना है अगर बहुत बेहतरीन नंबर चाहते हैं तो। क्योंकि हमको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लग रहा है कि इस बार उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होने वाले हैं। चलिए जी, तो फटाफट से बच्चों शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जब हमने उस वक्त भी किया था बच्चों केस सिनेरियो का, तो हमको लगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले और उसके बाद उससे रिलेटेड केस के ऊपर आए, ताकि उतना बड़ा डिटेल हमको पढ़ने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमने यहां से पढ़ा कि रिगार्डिंग कंप्लायंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी हमको समझ में आया कि भाई ये जो क्वेश्चन का कनेक्शन है ये इंटरिम डिविडेंड से लग रहा है। तो रिगार्डिंग कंप्लायंस फॉर डिक्लेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड बाय पीएसएल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बराबर से, यानी कि क्वेश्चन में हमको जाना पड़ेगा पीएसएल की तरफ और देखना पड़ेगा कि भाई इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दे के रखी है। तो आइए जी, जैसा आप लोग देख रहे हैं बच्चों, स्टार्टिंग दो पैराग्राफ हमको जो दे रखे हैं वो डीसीएल के दे रखे हैं। बराबर से आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि भाई वो डीसीएल का वर्किंग डायरेक्टर है, एक पर्सन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन यहां जो इंफॉर्मेशन हमको दी है बच्चों सेकंड पार्ट में, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई पूरा क्वेश्चन अपन नहीं पढ़ रहे। मिस्टर अजय इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ पद्मनी सिल्क लिमिटेड, यानी कि पीएसएल, जिससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन था। PSL was established around 25 years back as a private company operating as a micro business with 10 employees in a 3-room building. During these years, the company grow बहुत exceptionally company ने grow किया and went public and was also listed in stock exchange. ठीक है, MC exchange. PSL declared the interim dividend out of previous year undistributed profit on 31st August 2020. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, on the occasion of the 25th anniversary of the company. बढ़िया चीज है। PSL deposited the amount of said dividend in a separate bank account with NBFC non-banking finance company on 4th of September. ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन अपने को दी है। अब देखते हैं regarding compliance for declaration and distribution of interim dividend by PSL, which of the following statement is correct। ये बच्चों आपने से पूछा है। तो हमने कहा there is a violation of the provision because interim dividend can only declare out of the current year profit। नहीं जी, ये आंसर नहीं हो सकता है। there is no violation at all। बच्चों interim dividend सेक्शन नंबर 123 के अंदर ही कवर है, आप लोग जानते हो। there is no violation at all the provision prescribed by law have been complied। लग तो यही रहा है भाई, सारे provision comply हुए। There is a violation because the bank account shall be designated and shall one of existing bank account of the company। नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो कहीं पर भी नहीं है। ये भी आंसर नहीं लग रहा है, तो अभी तक बी के चांसेस हमको लग रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या पता कोई चीज नजर से चूक गई हो। तो डी वाला भी देखें। There is a violation because the bank account shall be opened with a schedule bank। हाँ, ये बात तो सही है कि जो भी पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा वो शेड्यूल बैंक अकाउंट होना चाहिए बच्चों, और इन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है एनबीएफसी में जो परमिसिबल नहीं है। तो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया बच्चों। देखिए, बी करते करते हमारा आंसर नंबर डी हो गया। बराबर से, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। झट से रॉन्ग आंसर को छूते हुए हम बाहर निकल के आ गए और हमारा आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो इसीलिए कई बार चारों ऑप्शंस पढ़ना अपने लिए बहुत सही रहेगा। बराबर, चलिए, which of the following statement is correct with reference to the requirement of financial statement of New Deal Limited। ओके, एक कंपनी और वहां पे एनडीएल दे रखा होगा, 1% कंपनी। देखते हैं बच्चे लोगों की एनडीएल कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? है जी, लास्ट पैरा यही है। Mr. Ajay hails from a farming family and carries on a business of cultivation and milling of paddies। ओके, ठीक है भाई, चावल का जो हमारा बनता है। He is also the sole member of New Deal Limited NDL।
वन पर्सन कंपनी एनडीएल इज ऑपरेटेड एज राइस, चलो जैसा आपको मैंने कहा था, एंड ऑल्सो डील इन ट्रेडिंग द हाई क्वालिटी ऑफ बासमती राइस. Mr. Ajay's father operating as nominee for the purpose of OPC. बढ़िया. The accounts department of NDL prepare and publish only P&L loss account. Okay. अकाउंट से बच्चों P&L लॉस अकाउंट इन्होंने बनाया, बैलेंस शीट बनाया एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कैश फ्लो और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बनाया. बच्चों सेक्शन नंबर जब हम लोग 129 पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं 129 के अकॉर्डिंग, उसमें ओपीसी को हमने एग्जम्पशन दे रखा है, बराबर. और ओपीसी के एग्जम्पशन के अंदर उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत तो नहीं है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो बच्चों उनको बनाने ही चाहिए थे. तो यहां तो गड़बड़ लग रही है. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एनडीएल, ये भी इन्होंने बोला. आओ चेक करते हैं क्या चीज है. आइए आपसे बोला है बच्चों कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. एनडीएल फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट इंक्लूड नहीं किए. ये आंसर बच्चों अपने को सही लग रहा है, और सही है. अभी आपको मैंने यही कहा, हालांकि अब इसमें एक से ज्यादा आंसर की गुंजाइश है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं. फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें नहीं चाहिए होता है. नहीं, अब बच्चों समझना, फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट उसके साथ ये लाइन मैच नहीं कर रही. बात तो सही है कि कैश फ्लो नहीं चाहिए, इस वजह से फेल थोड़ी हुआ है. NDL fails to meet the requirement because financial statement do not include explanatory. दोनों की बात नहीं बच्चों, कैश फ्लो नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेटरी नोट इंक्लूड नहीं किए वो चीज आपने गलत कर दी, तो उस वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो ए नंबर करेक्ट है. अभी इस वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, और यहाँ पे तो कंप्लाइंट बोला है तो हो ही नहीं सकता. तो बच्चों ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है कि कैश फ्लो नहीं हुआ तो चलेगा, वो तो एग्जम्प्टेड है, लेकिन आपको नोट्स टू अकाउंट्स तो उसके अंदर देने चाहिए थे. आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर. नाउ द बोरोइंग ऑफ द सम ऑफ INR 80 लाख बाय द डायरेक्टर ऑफ DCL. चलो भाई, अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया DCL का. DCL मुझे लगता है ये फर्स्ट वाली कंपनी होनी चाहिए, और 80 लाख की कुछ बात हो रही है, तो यहीं से बात कर लेते हैं अपन शुरू. देखें यहाँ पे लिखा है बच्चों, DCL पे तो काफी पढ़ना पड़ेगा अपने को, काफी कुछ दे रखा है. इन्होंने बोला कि अजय बैंकिंग बिजनेस करता है, अच्छा एक्सपीरियंस है, और एज ए डायरेक्टर ऑफ काफी कंपनियों में है, और DCL का डायरेक्टर बच्चों. और एज पर द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम DCL कैन रेज फंड बाय वे ऑफ लोन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, ओके. एज पर ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम इट कैन रेज फंड्स. आर्टिकल्स ऑफ कंपनी DCL ऑथोराइज द डायरेक्टर टू बोरो अप टू 50 लाख. बच्चों 50 लाख तक डायरेक्टर लोन ले सकते थे आफ्टर पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, और इससे एक्सीड अगर आपको करना है तो जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना पड़ता है. ऐसे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए मेमोरेंडम आर्टिकल्स के चैप्टर में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ DCL रेज 80 लाख फ्रॉम श्रीकांत फाइनेंस सर्विसेज आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन. बच्चों 80 लाख रुपया इन्होंने ले लिया, और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, जबकि 50 का इनको राइट था, 30 ज्यादा ले लिए. हालांकि इस अमाउंट में से 60 लाख रुपीस बच्चों इन्होंने यूज किए हैं DCL के कोई लाइबिलिटीज थी उसको चुकाने के अंदर, बराबर से. 60 लाख वाज यूज्ड टू पे अ लेजिटिमेट लाइबिलिटी ऑफ DCL बाय द डायरेक्टर्स. ओके, DCL इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी, 5600 मेंबर है, इससे हमारा भी कोई लेना देना है नहीं. तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के हिसाब से बच्चों लिमिट से ज्यादा लोन जरूर लिया, लेकिन कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज हुआ है. और आप जानते हो जब डायरेक्टर्स के पावर के बाहर कोई चीज जाए, देखो मेमोरेंडम के बाहर तो है नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम तो परमिशन देता है. आर्टिकल्स 50 लाख की कहता है, और आर्टिकल्स के बाहर अगर कोई चीज जाए तो उसको तो अप्रूव भी किया जा सकता है, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, बराबर. वॉइड तो नहीं होता है वो. मेमोरेंडम के बाहर होता तो वॉइड हो जाता, तो वॉइड एब एन इश्यू लग नहीं रहा है बच्चों, वॉइड भी नहीं है. बट ऑब्वियस बच्चों, वॉइडेबल इस करेक्ट आंसर जाएगा. डिपेंड्स ऑन द डिजायर ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी इसको रेटिफाई करे तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80 लाख, और अगर कंपनी इसको रेटिफाई नहीं करती है बच्चों, तो फिर इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले. ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर. बहुत सही. चलिए जी, अब बच्चे लोगों को आखिरी क्वेश्चन इसका आ गया, और ये DCL का ही है, और मीटिंग्स का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों. तो एक पैराग्राफ हमारा पढ़ना बाकी था, आइए उस पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं, तो मीटिंग्स के बारे में कुछ पता लग जाएगा. देखो सारे पैराग्राफ कवर हो गए. कहाँ गया भाई, उसी पैरा का ये लास्ट पॉइंट. DCL इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी, अराउंड 5600 मेंबर है बच्चे लोगों, और 21st AGM उन्होंने बुलाई 1 सितंबर को. 34 मेंबर चाहिए बच्चों. आप लोग जानते हो पब्लिक कंपनी में हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 5, 15 और 30 की है, बराबर. यानी 30 से ज्यादा मेंबर अगर कंपनी के अंदर हैं,
5,000 से ज़्यादा मेंबर अगर किसी कंपनी में है तो हमको 30 का कोरम चाहिए होता है। यहाँ पे तो 34 मेंबर्स है, लेकिन पर्सनली प्रेजेंट चाहिए, जिसमें से इन्होंने बोला 7 जने जो आए हैं बच्चों वो आए हैं बेसिकली प्रॉक्सी के फॉर्म में। पर आप लोग जानते हो प्रॉक्सी फॉर्म तो हमारा अलाउड ही नहीं है जी, अलाउड ही नहीं है। मतलब 27 लोग ही वहां पे हैं, बराबर, क्या कहते हो, 27 लोग ही हैं। आगे बोला 6 ऑफ सच मेंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रॉक्सी, जो है आगे 6 जने और हैं, 6 ऑफ सच मेंबर ओके आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रॉक्सी। ये अलग चीज हो गई, ये फिलहाल अलग चीज है। हमको मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो कोरम पे पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि कौन कितने का प्रॉक्सी बनकर के आ सकता है, क्या उसकी तो रिक्वायरमेंट हमारी है 10% कैपिटल वाली। तो द आर्टिकल्स ऑफ डीसीएल इज साइलेंट ऑन द कोरम, जब साइलेंट है तो भैया 30 का कोरम चाहिए उधर, आपके इधर तो पर्सनली प्रेजेंट 27 जने हैं तो कोरम तो है ही नहीं। आओ चेक करते हैं आंसर क्या है। रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 21st एजीएम, आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों ये बताने को कहा गया है। द मीटिंग डजंट हैव अ कोरम, कोरम नहीं है बिकॉज 30 मेंबर नीड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन एट द मीटिंग। बच्चों यही हमारा आंसर हमको लग रहा था, फिर भी सारे पढ़ेंगे, अभी तक तो ये लग रहा है। द मीटिंग इज वैलिड, वैलिड तो है नहीं सर, काम ही खत्म हो गया, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। द मीटिंग इज वैलिड, अरे पढ़ना ही नहीं है भैया, मीटिंग वैलिड कहाँ है, कोरम है ही नहीं, बराबर से। द मीटिंग इज वैलिड खत्म ही हो गया बच्चों काम, क्योंकि मीटिंग वैलिड है ही नहीं, 27 जने हैं। तो अगर यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होता मीटिंग इज नॉट वैलिड तो मुझे समझ में आता कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है। तो पहला सेंटेंस ही मुझे करेक्ट लग गया, ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए पूरा केस पढ़ने की जगह हमने पहले क्वेश्चंस देख लिए, उसके हिसाब से हमने केस को यहाँ पे आकर के रीडिंग लगा लिया। चलिए जी आगे बढ़ते बच्चे लोगों, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। मिस्टर एम मिश्रा इज अ डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कार्बोनेट्स केमिकल लिमिटेड। हाँ जी, मिस्टर मिश्रा इज अ डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कार्बोनेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, SCCL। ठीक है भाई, सर ये तो फिर से इतना बड़ा क्वेश्चन है। हाँ भाई क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम क्वेश्चन पढ़ने की जगह पर सीधा सीधा सा पहले मतलब डिटेल क्वेश्चन पढ़ने की जगह पे हम लोग एक काम कर लेते हैं ना बच्चे लोगों, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था मल्टीपल चॉइस ही पहले पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे। आओ जी आओ देखते हैं। Pick the right statement regarding SCCL willingness to keep and maintain register of member at the National License Office। अच्छा जी, हाँ जी, अरे पानी का बोतल तो आज रह ही गया, किधर गया भाई, पानी पीना पड़ेगा, अभी मंगवाना पड़ेगा भाई, मंगवाना पड़ेगा। चलिए बच्चों तब तक अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Pick the right statement regarding SCCL willingness to keep and maintain the register of member at the नैनीताल लाइसेंस ऑफिस। ओके 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 ओके, मतलब पढ़ना पड़ेगा भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे लोगों। ये बात आ रही है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, कि कोई भी कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ मेंटेन करती है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करती है। आप लोग इस बात को जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, तो आइए देखते हैं। चलिए भाई पानी का बोतल भी आ गया हमारे पास में। हाँ जी, चलिए जी, तो अब हमारे पास में क्या बात हुई, पढ़ना पड़ेगा भाई, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या है देखें जरा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दिख रही है भाई, रजिस्टर वाली बच्चों यहाँ दिख रही है, ये रही हमारी इंफॉर्मेशन बच्चों। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ दिख रहा है, SCCL हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन पनोटा साहिब हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो देहरादून के अंदर है। ठीक है, बट अराउंड 15% ऑफ द मेंबर जिनका नाम रजिस्टर में एंटर है बच्चों वो नैनीताल में रहते हैं, और इनका एक लाइसेंस ऑफिस जो है, कम्युनिकेशन ऑफिस जो है वो नैनीताल के अंदर ही है, और मैनेजमेंट चाहता है कि वो रजिस्टर यहाँ पे रख दे। ओके, बड़ी इंफॉर्मेशन जो चाहिए थी। 15% मेंबर रहते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से 10% मेंबर भी अगर किधर रहते हो तो हम वहां पे अपना रजिस्टर मेंबर रख सकते हैं। क्या कहते हो बच्चों, देखें आंसर। पहला ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ मेंबर शेल बी केप्ट एट आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन द सेम सिटी दैट टू आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन, हेंस नॉट करेक्ट इन प्लेसिंग द करेक्ट। ओके भाई, ये कह रहे हैं सही नहीं है। रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन नॉट कीप एट एनी अदर प्लेस, ये तो कह रहे हैं कहीं पे भी नहीं रख सकते जब तक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं करो, ऐसा तो कुछ नहीं था। रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन बी केप्ट एट नैनीताल लाइसेंस ऑफिस आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ बात समझ में आ रही है, बिकॉज
more than 10% of the total member entered in the register of member reside there। अभी आपको मैंने कहा ही था 10% की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये मामला ठीक लग रहा है। कैनॉट बी कीप 1/5 की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, सीधा सीधा 10% चाहिए और 10% लोग वहां पे रहते हैं, 15% रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कि आप रख सकते हो। चलिए, विद रेफरेंस टू डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय, अच्छा, डिपॉजिट के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके ड्यूरेशन के बारे में बताइए। जो डिपॉजिट का यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें से उन्होंने पूछा। आओ पहले डिपॉजिट देख तो लें, डिपॉजिट पे कोई क्वेश्चन है क्या, कौन सी कंपनी का पूछा है, डीबीएसएल का। ओके, एक एक क्वेश्चन में कई बार अलग अलग कंपनीज के बारे में पूछेंगे बच्चों। ये देखिए डीबीएसएल के बारे में अपने को लास्ट में दिया तो है, ये रहा, लेकिन इसमें डिपॉजिट्स के बारे में कहाँ बोला है भाई, डिपॉजिट्स के बारे में नहीं बोला है। ये रहा बच्चों, ये पैराग्राफ डिपॉजिट के बारे में है। DBSL, which is an unlisted public company, also accept the deposit from the public as on 1st November 18, which is due for repayment on 30th September. DBSL also accept a loan against property for a term of 10 years for a financial institution on 18 June. चार्जेस वार्जेस क्रिएट किए भाई, चार्जेस से तो हमारा भी लेना देना है नहीं, हमारा तो डिपॉजिट का क्वेश्चन है, तो इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं दी है, सिर्फ ये कि डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ होगा बच्चों, करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको डिपॉजिट से रिलेटेड। देयर इज नो रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ड्यूरेशन, क्यों भाई, ड्यूरेशन है ना मैक्सिमम 36 महीना, कम से कम 6 महीना, कंडीशन पूरी करो तो 6 महीने से भी कम 3 महीना हो सकता है। डीबीएसएल अनलिस्टेड कंपनी है, सो ड्यूरेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, गलत है। देर ये दोनों तो ऑप्शन लग नहीं रहे बच्चों अपने को किसी भी कीमत पर, ये दो ऑप्शन तो भाई हमको लग ही नहीं रहे हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर मिनिमम, अरे भाई इसको क्या हुआ, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 months बट नो अपर कैप। अपर कैप है ना भाई, हमने अभी तो कहा 36 months की हमारी अपर कैप है भाई, किधर जा रहे हो, अपर कैप है। फिर बोला बच्चों एक्स, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है बच्चों, तो अपने पास आंसर आ ही गया और ये मुझे सही भी लग रहा है। ये देखो अपर कैप बोला है, बकायदा बोला है, एक्सेप्टेंस इन वॉलेशन है, क्योंकि 36 मंथ से ज्यादा आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो भाई। तो ये बच्चों डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट चला गया, इसका आपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं, विद रेफरेंस टू द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इसी के अंदर दे रखा था कौन सा सेंटेंस करेक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का बच्चों। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए आपको बोला है बच्चों, ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का पॉइंट, सीधा सीधा सा है। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे उनके पास में एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लोन है 10 साल का, 18 जून का, चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन दैट डे बट डीबीएसएल हैज नेग्लिगेटेड द रजिस्टर द चार्ज विद द रजिस्ट्रार। ओके, 18 जून का था बच्चों। फाइनली द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन्होंने दिया 18 अगस्त का दिया, क्या बात है बच्चों, 18 जून 2020 के लिए था, लेकिन 18 अगस्त को दिया। पहले 30 दिन आप लोग जानते हो अच्छी तरह से मिलते हैं, फिर क्रिएशन से 60 दिन मतलब 30 और उसके बाद 60 और। तो क्या कहते हो बच्चे लोगों, थर्ड वाली कंडीशन के अंदर आई थिंक ये लोग पहुंच गए हैं, है ना। तो ऐसे में हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, आओ चेक कर लेते हैं। आपको प्रोविजन बस इसके लिए याद होना चाहिए बच्चों, तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले नंबर पे है चार्ज अब रजिस्टर हो ही नहीं सकता, नहीं भाई हो तो सकता है। द चार्ज कैन बी रजिस्टर अगर इनको देना पड़े एडवलम फीस, हाँ जी ये बात समझ में आता है। द चार्ज कैन बी रजिस्टर अगर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस। अब हम कहेंगे सर ये भी सही लग रहा है बीबी और हमको तो इसका सी आंसर भी सही लग रहा है बच्चों। प्रोविजन चेक करिएगा, आपको एडवलम फीस पे करके ही ये परमिशन मिलने वाली है, जितना टाइम उनका लैप्स हो गया उसके बाद में, बराबर। तो बी नंबर ऑप्शन बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है। डायरेक्ट आपको टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि भाई हमारा 30 60 और फिर वापस 60 का जो अपने को प्रोविजन दिया गया है, बराबर, और वो 60 भी जो सेकंड वाला है वो क्रिएशन की डेट से है प्रैक्टिकली, तो उस हिसाब से ये अपना प्रोविजन बिल्कुल सही चला जाएगा बच्चों। पहले वाले में एडिशनल फीस है, देन उसके बाद में एडवलम फीस देना पड़ेगा, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा गया बिल्कुल सही। चलिए जी, with reference to the loan advance by Mr. M. Mishra to SHCL state whether the same to be classified as deposit or not. Okay, SCCL का डिपॉजिट का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। आओ SCCL कहाँ है भाई, कहाँ है, ये रही, अरे ये तो यही थी। तो इसमें डिपॉजिट का कहाँ चक्कर, कुछ था क्या? ये तो इन्होंने दिया था अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ बच्चों, Mr. M. Mishra is a director of Superior Carbonate Chemicals, वो SSCL हो गई, was incorporated by SK Mishra होंगे, फादर ऑफ Mr. M. Mishra है, 5 जुलाई को एज अ पब्लिक कंपनी। अब ये
एक अपने डायरेक्टर से ही 1.5 करोड़ का एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन ले रही है। द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आफ्टर 24 मंथ, 24 महीने में लोन पे होगा। तो अपने को समझ आता है कि हाँ भाई 36 महीने से तो कम ही है, लेकिन पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से जो पैसा आ रहा है बच्चों, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर बराबर एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन, और साथ में इन्होंने अफर्म भी किया है रिटर्न के अंदर कि ये जो पैसा इन्होंने दिया इज नॉट गिवन आउट ऑफ फंड एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट। क्लियर हो गया बच्चों इस लाइन से पूरा का पूरा कि ये डिपॉजिट की कैटेगरी के अंदर कवर नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है। तो पहले वाले में डिपॉजिट बोला है, दूसरे में भी डिपॉजिट वर्ड लिखा है, तो ये आंसर तो दिख नहीं रहे हैं। नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज अमाउंट रिकॉर्डेड इन लोन, नहीं भाई ये भी नहीं। नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज द रिटर्न डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड बाय मिश्रा हु वाज अ डायरेक्टर। बच्चों सबसे खास बात, whether the loan was advanced, जो भी उन्होंने किया that the loan is not being given out of funds acquired by him by borrowings, खुद का ही उनका पैसा है जो हम काउंट नहीं कर सकते बराबर। तो इस वजह से बच्चों डी ऑप्शन जाएगा, डायरेक्टर की तरफ से पैसा आया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। क्लियर मैटर है। नेक्स्ट पे आ जाए, केस बेस का आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है ये। कंसिडरिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू लेंथ ऑफ नोटिस टू एजीएम, ओके एजीएम में लेंथ बच्चों कितना होना चाहिए, आप लोग सब जानते हो 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एजीएम की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी तो सही, यहाँ पे ये रही देखो, ये 7th एजीएम बुलाना चाह रहे हैं 10 सितंबर की, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में नोटिस फॉर द सेम बच्चों 21 अगस्त को इन्होंने भेजा है। 21 अगस्त को अगर भेजा है, 10 सितंबर की मीटिंग है, तो आपकी 21 क्लियर डेज वाली कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, 78% of the member gave consent to convening AGM at a shorter notice के ऊपर, बिकॉज लॉकडाउन वगैरह लग जाएगा 11 सितंबर से कोविड की वजह से। बच्चों 78 नहीं 95% अगर कंसेंट दे देते रिटर्न के अंदर तो हम शॉर्टर नोटिस में मीटिंग को कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं ऐसा कोई प्रोविजन है क्या। बच्चों पूरे में 95% वाला अकेला इकलौता यही पॉइंट आपको देकर के रखा है, तो यहाँ बगैर बाकी ऑप्शन पड़े मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि बी नंबर ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट चला गया, क्योंकि और 95% मुझे नहीं दिख ही नहीं रहा है बराबर। ठीक है, तो ये केस बेस हो गए बच्चों। फिर अब एमसीक्यू पे आइए, 3 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको देके रखे हैं, आइए इनको भी चेक करते हैं। विशाल लेने हॉर्स टू प्रीत, द हॉर्स जो है वो हमारा वही विक्सीसियस हो गया यहाँ पे, विच इज नोन टू विशाल। वो विशाल को अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो ये फैक्ट प्रीत को डिस्क्लोज नहीं करता है। ओके बच्चों, लैंड किया है। बेलमेंट का क्वेश्चन लग रहा है सीधा सीधा सा, और बेलमेंट में बेलर को वैसे भी अगर उधार पे दे रहा है वो, और आपको पता है अच्छी तरह से कि कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो यू हैव टू डिस्क्लोज। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और सामने वाले को नुकसान हुआ, घोड़ा पागल वागल और आपने बेच दिया, सॉरी बेचा नहीं है, बेचते तो अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मेन वो आपका सेल वाला पोर्शन लग जाता। द हॉर्स रन्स अवे, प्रीत जो है इज थ्रोन एंड इंजर्ड, घोड़े से बक्ट ऑब्वियस उसको गिरा दिया गया, वो बेचारा इंजर भी हुआ, बेचारा बेचारी जो भी है। एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, बट ऑब्वियस है विशाल जिसने ये गुड्स यहाँ पे दिए हैं उसको पता था उसकी सिचुएशन के बारे में, जो गुड्स बिल्ड कर रहा है आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों। बहुत सीधा सीधा सा पोर्शन है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या जाने वाला है जी। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया, ओके 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 ओके, थर्ड वाला मिस कर दिया, मैं डायरेक्टली फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ गया। अभी देखते हैं बच्चों, विशाल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है डैमेजेस के लिए, क्लियर हो गया, तो विशाल इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रीत फॉर डैमेजेस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, प्राइवेट कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, करेक्ट है भाई, सेक्शन 42 23 में भी है। द कंपनी हैज टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। मिनिमम ऑफर पर पर्सन की मार्केट वैल्यू 20,000, अभी ये प्रोविजन रहा नहीं है, गलत है, तो यही आंसर होना चाहिए। कॉन्ट्ररी मतलब इनकरेक्ट, अगेंस्ट में। पब्लिक कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ जी सेक्शन 23 पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, और 42 तो है ही है। सी नंबर ऑप्शन बच्चों थर्ड का एकदम करेक्ट हो गया, अपने को ध्यान में रखना है। फोर्थ का भी सी है। फिफ्थ का आंसर चेक करते हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई गारंटी विच हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन से बच्चों गारंटी लिया है, डायरेक्ट पॉइंट है, इनवैलिड हो जाएगी जी, इनवैलिड हो जाएगी। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत सीधे सीधे से बढ़िया से क्वेश्चंस थे बच्चों। तो ये हमारा एमसीक्यू और केस बेस का पार्ट था। आरटीपी का आगे क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूं।
आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। कंपनीज एक्ट के सबसे पहले आपको क्वेश्चन देके रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात है। कंपनीज एक्ट के खूब सारे क्वेश्चन बच्चों, फिर बाकी तो हमारा पार्ट हमेशा छोटा ही होता है, आप लोग जानते हो। कंपनीज एक्ट की सबसे बड़ा है, तो आओ चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या आपको आता है। The Board of Directors of Amit Limited request auditor to accept the assignment of designing and implementation of suitable financial information system to strengthen the internal control mechanism of the company। बच्चों, ऑडिटर को कहा जा रहा है कि आप हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिजाइन और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर दो। हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज ऑडिटर ऑफ अमित लिमिटेड, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप एक्सेप्ट करते हो। बच्चों, सेक्शन नंबर 144 9 प्रोहिबिटेड सर्विसेज में ये भी एक सर्विस इंक्लूड है बच्चों, कि जहां फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या उसके डिजाइनिंग के लिए कुछ भी काम करते हैं एज ऑडिटर, तो आपको अलाउड नहीं है। अदरवाइज सेक्शन 147 का पेनल्टी झेलना पड़ेगा। बराबर, क्या कहते हो। तो सेक्शन 144 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा एकदम परफेक्ट वाला। क्या कहते हो, चेक कर लिया जाए, थोड़ा ये भी चेक कर लिया जाए कि हमारा रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है ना भाई। बराबर, यस जी यस जी यस जी, सब बराबर चल रहा है। आओ आंसर चेक कर दे। आइए बच्चे लोगों, चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं क्या है आंसर आपके सामने है। अगेन बच्चों, सेक्शन 144 द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज, जो बोर्ड अप्रूव करता है, लेकिन उसमें आपको ध्यान में रखना है, उसमें डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली सर्विसेज बिल्कुल भी कवर नहीं है बच्चों, अपने को ध्यान में रखनी है। बराबर, तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है 144 के अंदर। और अगर आपने इसको फिर भी एक्सेप्ट किया तो 147 की पेनल्टीज इसमें लगने वाली है, अपने को ध्यान में रखना है। तो सजेशन रहेगा भैया तुमको नहीं लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ में प्रोविजन एकदम फटाफट से डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ताकि कम समय के अंदर आप लोग देख पाओ कि हाँ भाई ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें हमने की हैं। बराबर, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पोर्शन बच्चों हमारा सीधा सीधा सा यहाँ पे 144 का हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं बच्चे लोगों। बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। सर पेनल्टी लिखनी है कि नहीं लिखनी है, अगर याद रह जाए तो 147 का पेनल्टी भी आपको डालना चाहिए। चलिए, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग a need to reopen the accounts of Quar Limited for the financial year 8-9। ओके, 19-20 में आप 8-9 के बुक्स को ओपन करना चाह रहे हो बच्चों, ये ऐसा इनकम टैक्स ऑथोरिटीज चाहती हैं। तो रीओपन करना बच्चों, सेक्शन नंबर 130 आपके अकाउंट्स के चैप्टर का पार्ट हो गया बराबर से। और इसके लिए एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास चलेगी। यस, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज आर एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी टू गिव एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, ऑथोरिटी तो है उनके पास में। एंड रिकास्टिंग चाहते हैं फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। ओके 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 भाई, चलो ठीक है, समझ में आया, आपको वैलिडिटी बतानी है बच्चों। 130 के हिसाब से ये कंपनियां, सॉरी इनकम टैक्स ऑथोरिटीज आर एलिजिबल ऑथोरिटी, आप कर सकते हो अप्लाई। लेकिन दिक्कत ये है कि आप प्रीवियस 8 साल की ही ओपन करवा सकते हो, उससे पहले की जो है अर्लियर देन 8 ईयर की ओपन करवाने का तो राइट नहीं है भाई, क्योंकि नॉर्मली हम मेंटेन ही 8 साल की करते हैं, कई बार आप लोग जानते हो। और ये तो 8 साल से ज्यादा हो रहा है बच्चों, चेक करके देखो फटाफट से। यस सर, ये तो 8 ईयर से ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन नहीं जाने वाली है, जाएगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। चेक कर लें आंसर। आओ बच्चों, देखिए 130 को पहले पूरा समझाया है, सीधा सीधा सा मैं आपको बताता जा रहा हूं कि 130 को पूरा समझा दीजिए, जिसमें इनकम टैक्स ऑथोरिटीज भी कवर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी ऑथोरिटीज, सेबी, अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, बराबर बिल्कुल कवर है। और उसमें आप और उसका सेक्शन लिखिए पूरा कि भाई अगर लगता है कि फ्रॉडुलेंट मैनर के अंदर है, या अगर लगता है कि कोई मिसमैनेज किया गया है, तो बिल्कुल आप ओपन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रीओपनिंग ऑफ द बुक्स रेटिंग टू अ पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नो ऑर्डर शैल बी मेड, बराबर 8 साल से पहले के लिए बच्चों, जो करंटली ईयर चल रहा है 19-20, उसके 8 साल पहले की बुक्स को ओपन करने का राइट नहीं रहता है। बराबर, तो इसीलिए बच्चों इन्होंने जो डिमांड किया वो सही नहीं लग रहा है। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन कहाँ होंगे, एप्लीकेशन जो इन्होंने फाइल किया यहां लिख दिया गया है वैलिड है, वैलिड पढ़ते ही हमने कहा और सर ये क्या हो गया, आगे पढ़िए। इट्स रिकमेंडेशन फॉर रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर इज इनवैलिड। ठीक है, बराबर समझिएगा, ये सही नहीं दिया यहाँ पे।
आंसर जो है वो यहाँ फाइनल आपको दे रखा है बच्चों, इनवैलिड आंसर जाएगा, 8 साल पहले के लिए परमिसिबल ही नहीं है, तो इनवैलिड हमारा आंसर जाने वाला है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे, तो कंफ्यूज होने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। आंसर का पैटर्न आप लोग जानते हो, प्रोविजन कैसे लिखना होता है, फाइनल आंसर कैसे लिखना होता है, ये आप लोग अब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं बस आपके साथ में प्रोविजन डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ नया पॉइंट तो नहीं आ गया। थर्ड वाला बच्चों, मिस्टर बिंद्रा, ओके, विवेक बिंद्रा जी से बना दिया क्वेश्चन, इज होल्डिंग 950 इक्विटी शेयर ऑफ बायोसेफ हर्बल्स, ओके, सेक्शन 8 कंपनी है, बढ़िया। बायोसेफ हर्बल इज प्लानिंग टू डिक्लेयर, बात ही खत्म हो गई बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रही है, बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से परमिसिबल नहीं है, आप तोड़ रहे हो भाई, आपके अगेंस्ट में एक्शन हो जाएगा, बराबर, समझ रहे हो। आरडी जो है कंपनी के अगेंस्ट में लाइसेंस जो है वो रिवोकेशन का ऑर्डर दे सकता है, आप लोग जानते हो, कंपनी का वाइंडिंग अप तक हो सकता है, किसी और कंपनी के साथ मर्जिंग हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड वर्ड ऐड हो सकते हैं, ये सब आप बातें जानते हैं, तो इसीलिए ये तो परमिसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी आंसर चेक कर लेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट, कियारा, ओके, कियारा अडवाणी होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ कानपुर लेदर शूज लिमिटेड, फाइनल कॉल का पैसा इन्होंने 10 रुपया नहीं दिया जी, कानपुर लेदर शूज लिमिटेड डिक्लेयर 10% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, आप प्रोविजन बताओ। अब प्रोविजन ये है कि मैडम के पास में फाइनल कॉल का पैसा बाकी है बच्चों, तो फाइनल कॉल डिविडेंड से एडजस्ट की जा सकती है, तो शेयर इनके पास हो गए हैं 5000 और ये 100 बच्चों, 5 लाख रुपया, बराबर, और इसका 10% होता है बच्चों 50,000 का इनको डिविडेंड बनता है। सर फुली पेड अप पे क्यों दे रहे हो, फाइनल कॉल एडजस्ट करेंगे ना भैया, अभी अपन फाइनल कॉल का पैसा भी लेंगे इनसे, और फाइनल कॉल कितने की होती है बच्चों, चेक करो फटाफट से, फाइनल कॉल भी बच्चों को इंसिडेंटली 50,000 की हो रही है, 5,000 शेयर है, 10 रुपए की फाइनल कॉल है बच्चों, तो सीधा सीधा सा 50,000 बच्चों, तो क्या करें बोलो, या सर पूरा का पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, सर पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, सर पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, तो ये जी सीधा सीधा क्या कहते हो, बराबर से पूरा का पूरा एडजस्ट, जीरो अमाउंट जी, पूरा एडजस्ट कर लेंगे भाई, पूरा एडजस्ट कर लेंगे, आओ चेक करते हैं जी, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले तो बच्चे लोगों आपकी सेक्शन 8 कंपनी पेइंग डिविडेंड प्रोहिबिटेड है जी, हमने पहले ही मना किया था, तो कंपनी का लाइसेंस जाएगा, कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 जो है अगर प्लानिंग कर रही है तो एक्ट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। 127 के हिसाब से नो ऑफेंस विल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय डायरेक्टर एडजस्टिंग कॉल्स इन एरियर टू रिमेनिंग अनपेड कॉल, हम कर सकते हैं जी एडजस्ट, बिल्कुल अलाउड है, कोई ऑफेंस नहीं है इसके अंदर 127 के हिसाब से, बराबर। तो गिवन फैक्ट के अंदर अगर हमने 50,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर था बच्चों, ये देख लो, और आपका कॉल मनी भी 50,000 होता है, तो हम पूरा का पूरा एडजस्ट कर लेंगे, नॉट पेड बाय कियारा कैन बी एडजस्टेड फुल्ली, पूरा 50,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको कहा, तो बहुत मस्ती से आराम से कर सकते हो जी, बोलो, बराबर है। फटाफट प्रोविजन डिस्कस करें बच्चों, कम टाइम में ज्यादा फायदा मिलना चाहिए आपको, ठीक है। जनरल मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 15 अप्रैल, ओके सर, 15 अप्रैल का जनरल मीटिंग है, 3 बजे का आपने मीटिंग बुलाया है, एज पर नोटिस द मेंबर, ओके, हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, प्रॉक्सी अपॉइंट करने जा रहे हैं भाई, सेक्शन नंबर 105 का क्वेश्चन लग रहा है, प्रॉक्सी तो हमको, तो जनरल मीटिंग शेड्यूल हुई है 15 अप्रैल की, नोटिस जो मेंबर को गया है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, और 48 घंटे पहले पहुंचना चाहिए बच्चों, ये सारा प्रोविजन आपको पता है। अब हमारे एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स है, क्या किया इन्होंने भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया, यस सर, अपॉइंट मिस्टर वाई एज इज प्रॉक्सी फ्रॉम डेटेड 10 तारीख, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा काम किया बच्चों, समझिएगा 15 अप्रैल को अगर कंपनी की मीटिंग है, तो 13 अप्रैल को 3 बजे से पहले अगर आप जो भी डिपॉजिट करेंगे प्रॉक्सी फॉर्म, वो वैलिड होगा 48 घंटे, 15 की मीटिंग है, तो 13 अप्रैल को 3 बजे से दोपहर के 3 बजे 3 PM से पहले तक अगर प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट होता है तो वैलिड है। ये भाई साहब एक्स ने वाई को अपना प्रॉक्सी 10 तारीख को बनाया है, और प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास में डिपॉजिट कर दिया 11 तारीख को, हमको डिपॉजिट की डेट ही देखनी होती है बच्चों, कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए, तो 11th को अपॉइंट किया है, तो ये तो है एब्सोल्युटली वैलिड, सही अपॉइंटमेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और मेंबर हमारे हैं मिस्टर डब्ल्यू, इन्होंने 2 सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म 2 इंडिविजुअल के नाम से बना करके भेजे, एन और एन के नाम से, ऐसा क्वेश्चन बच्चों अपने बुक में भी है, अपन कर चुके हैं, आईसी पहले भी दे चुका है ऐसे क्वेश्चंस, बराबर। इन द केस ऑफ, पहले आ चुके हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन, इन द केस ऑफ मिस्टर एम,
एम के फेवर में प्रॉक्सी बनाया, 12 तारीख को डिपॉजिट किया, बिल्कुल सही है बच्चों, 12 तारीख को किया, हाँ, विद द कंपनी ऑन द सेम डे, मतलब 12 को ही बनाया और 12 को ही डिपॉजिट किया, और एक और बंदे के नाम से, एन के नाम से बना करके भेज दिया बच्चों 14 को। भाई साहब, जो एम के फेवर में आपने बनाया 12 तारीख को, मैंने अभी भी आपको कहा वो बिल्कुल वैलिड होगा, 48 घंटे पहले गया है, ठीक है। वैसे बाद वाला जो होता है बच्चों, लेटर वाला, वो हमेशा वैलिड होता है, लेकिन वो आपने 48 आवर्स पहले नहीं भेजा, आपने तो 14/4 को भेजा है, इसीलिए बच्चों ये हमारा नॉट वैलिड हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा सा हमारा पॉइंट था, ये हमारा नॉट वैलिड में जाने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये हो गया हमारा नॉट वैलिड। कौन सा वाला बच्चों? सेकंड वाले का, एन वाले का नॉट वैलिड हो गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्स और वाई के प्रॉक्सीज बताओ, एक्स और डब्ल्यू के, तो वाई वाला तो वैलिड है, डब्ल्यू वाले के लिए एम जो है वो प्रॉक्सी वैलिड होगा। आंसर अभी चेक कर लेंगे बच्चों, 105 के हिसाब से आपको आंसर देना है। आओ आप लोगों को मैं आंसर भी बता देता हूँ ना साथ साथ में, कोई टेंशन नहीं। आइए जी, आइए जी, आइए जी, आइए आइए आइए, 105 ये रहा आपके सामने बच्चों। ये देखो, सबसे पहले तो 105 का प्रोविजन यहाँ पे समझाया है, ठीक है। एवरी शेयर होल्डर जो एंटाइटल है वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, 48 आवर्स पहले जाना चाहिए, उसके बाद में वो खुद ही जाए तो कैंसिल हो जाता है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। टू प्रॉक्सी अगर चला जाए नॉर्मली, तो जो बाद वाला होता है बच्चों वो वैलिड माना जाता है, जनरली फॉर्मर विल बी काउंटेड माना जाएगा, लेकिन 48 आवर्स को ध्यान में रखना है, तो ये प्रोविजन भी लिखना, ठीक है। दस इन केस ऑफ मेंबर एक्स, प्रॉक्सी वाई जो है वो बिल्कुल परमिटेड है क्योंकि आपने टाइम के अंदर भेजा है, लेकिन डब्ल्यू वाले के अंदर एम वैलिड है बच्चों, एन वैलिड नहीं है क्योंकि वो आपने 48 घंटे के बाद में भेजा है। मैं आपको पहले ही कह चुका था कि कौन सा वैलिड होगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर दो क्वेश्चन पूछे तो दोनों का आंसर अलग अलग दिया कीजिए, हमेशा पैराग्राफ मिक्स मत किया करो। देखो कितना खूबसूरत आंसर ऐसे लिखता है, एक पैराग्राफ बनाया, फिर एक छोटा पैराग्राफ और बनाया, दो प्रॉक्सी फॉर्म का, आप पहले 3 पैराग्राफ में प्रोविजन दो, फिर फाइनल आंसर 2 पैराग्राफ के अंदर आपको और दिया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं बच्चों। चलो 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 अगला क्वेश्चन। और बच्चों अगला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया नंबर 5th। शिवा सीमेंट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड हैज गॉट ब्रांड वैल्यू ओवर द ईयर, इट हैज बिल्ड अ गुड रेपुटेशन एंड बैलेंस शीट एंड द मार्च शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन। ओके, अच्छा बोनस शेयर देना चाह रहे हैं, मुझे यहां से दिख गया, बढ़िया बच्चों। ऑथोराइज कैपिटल इतना है, इशूड कैपिटल इतना है, फ्री रिजर्व इनका इतना पड़ा हुआ है, इनके पास 3 करोड़ का है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनस देना चाह रहे हैं बच्चों, 1 शेयर हर 2 शेयर के ऊपर, हर 2 पे 1 शेयर देना चाह रहे हैं बच्चों, बराबर से 1:2 का रेशियो बच्चों, हर 2 पे 1 शेयर। तो समझना इशूड कैपिटल बच्चों इनका है 1 करोड़ का, है ना, 1 करोड़ का है, यानी कि शेयर बच्चों, इक्विटी शेयर 10 लाख के हैं, तो 10 लाख के इक्विटी शेयर है, मतलब 5 लाख के शेयर, 5 लाख शेयर्स बोनस में देना चाह रहे हैं। कैपिटल के हिसाब से बात करूं बच्चों तो 1 करोड़ की कैपिटल है, तो ये 50 लाख बोनस शेयर इशू करना चाह रहे हैं, 50 लाख रुपए के बोनस शेयर। तो ठीक है ना बच्चों, बोनस शेयर फ्री रिजर्व से इशू होता है, आपके फ्री रिजर्व में 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसमें से 50 लाख ही तो आपको देने हैं। क्या आपको मेरा 50 लाख समझ में आया? अगर नंबर ऑफ शेयर पे बात करूं बच्चों तो हर 2 वाले को 1 मिलेंगे, यानी 50%, तो 10 लाख का आधा 5 लाख हो गया, ठीक है। और 1 शेयर 10 रुपए का है तो 50 लाख हो गया सीधे ही, या कैपिटल का आधा कर दूं, एक ही बात है। अब ये देने के लिए बच्चों फ्री रिजर्व आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि वही पड़े आपके पास और वो 3 करोड़ के हैं, तो आराम से पैसा निकलेगा। तो द बोर्ड वांट्स टू नो, बोर्ड आपसे जानना चाहता है कंडीशंस क्या है भाई, सेक्शन 63 की कंडीशंस लिख देना और साथ में बताओ कि अलाउ है कि नहीं है। यस सर, 5th क्वेश्चन बता दो सर, बिल्कुल अलाउड है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो बच्चों, सबसे पहले 63 का पैसा कहां से आएगा, पूरा प्रोविजन, ये देखो बच्चों कंडीशंस आ गई, आर्टिकल में होना चाहिए, बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद जनरल मीटिंग में अप्रूवल होनी चाहिए, नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट एंड डेप्ट होना चाहिए, नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज जो एम्प्लॉइज वाले थे, बराबर, पार्टली पेड अप है तो फुली पेड अप में कन्वर्ट करो, यही सारी बातें थी बच्चों। और एक बार इशू कर लिया तो विड्रॉ नहीं करोगे। इतनी कंडीशंस लिखने के बाद अब बच्चों हमने कह दिया कि बिल्कुल आप दे सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको 50 लाख रिजर्व से निकालने पड़ेंगे, और रिजर्व हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सफिशिएंट रिजर्व हमारे पास में पड़ा है बच्चों, तो आराम से आप दे सकते हो। ये फाइनल आंसर अपने को लिखना है, यहां आकर के हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला भी कंप्लीट, ठीक है। चलो जी, एकदम फटाफट में, जल्दी जल्दी में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आरटीपी एकदम एंड लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, तो पूरा उतना डिटेल डिस्कशन का जरूरत नहीं है, प्रोविजन आपको पता है, आंसर में कुछ नया पॉइंट क्वेश्चन में दिखेगा तो हम लोग को डिस्कस करना है, अदरवाइज बहुत इजीली कर सकते हैं।
बच्चों प्रिस्टाइन लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी कंडक्टेड एजीएम ऑन 31st अगस्त। However, 10 days पास हो चुके हैं 31st अगस्त को, बट इट हैज स्टिल नॉट फाइल्ड रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। बच्चों सेक्शन नंबर 121 जिसपे अपने को एनुअल जनरल मीटिंग पे एक रिपोर्ट बना के फाइल करनी पड़ती है। अकाउंटेंट आपको एडवाइस मतलब आपसे एडवाइस मांग रहा है कि बताओ भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो बच्चों 6 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे अभी कि 121 वाले सेक्शंस को पूरा आपको समझा देना है। ये देखो, ये देख लो बच्चों, कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर होगी तो उसको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी और सबमिट करनी पड़ेगी। बच्चों बहुत सीधा सीधा सा है, 30 दिन फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम अपने को करनी पड़ती है। और चूंकि ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो इनको बिल्कुल एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी और 31 अगस्त से 30 दिन में देनी पड़ेगी। अभी 10 दिन ही हुए हैं तो आपके पास में टाइमिंग है, आप दे सकते हैं। तो ये आंसर अपने को बच्चों लिखना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, बराबर कर लोगे ये भी बहुत आराम से। नेक्स्ट पे आऊँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। केया लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 1 लाख सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी डिसाइड करती है बच्चों एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 30 प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। हालांकि आईसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 30 आपके कोर्स में नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों ये क्वेश्चन जो है वो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। बराबर से एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्टस बच्चों अपने कोर्स में कवर नहीं है, जो लाइंस दे रखी है, इवन स्टडी मैट में भी दे रखा है कि सेक्शन 30 एडवर्टीजमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। पता नहीं क्यों दे दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर, पर ठीक है बच्चों। सेक्शन 30 जो एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कंपनी अपनी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है सारी, वो मैटर लिखना पड़ेगा। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन आने का चांस नहीं है क्योंकि कोर्स में ही कवर नहीं है। फिर भी आ जाए बच्चों तो ऑब्जेक्ट्स, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा, मेमोरेंडम में नेम जो हमारे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है वो कौन है और कितने कितने शेयर उन्होंने सब्सक्राइब करके रखे और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों सेक्शन 30 एज इट इज पूरा लिख दिया गया है। बराबर से, तो ये अपन आंसर में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं है। नोटिफिकेशन आ चुका है, सेक्शन 30 हमारे कोर्स में कवर इस वक्त में नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों। कंपनी एक्ट का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, ओपीसी का। अरे ये तो नवंबर 19 का क्वेश्चन है बच्चों, नवंबर 19 के अंदर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है जो इन्होंने आरटीपी में कवर कर लिया। यस बच्चे लोगों, यस बिल्कुल वही क्वेश्चन है। नदीम एक 1% कंपनी ओपन कर रहा है बच्चों, इसकी सिस्टर निशा एज ए नॉमिनी बनाना चाहता है, मतलब बनाता है उसको, और जो शादी के बाद परमानेंटली अब्रॉड बसना चाहती है और आपसे पूछा है कि भाई वो विड्रॉ करना चाह रही है। इसलिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर वो इंडिया परमानेंटली लीव कर देती है तो क्या उसको विड्रॉ करना चाहिए, मैंडेटरी है, यस करना चाहिए भाई, क्योंकि परमानेंटली वहां चली जाएगी तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगी, तो विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन शादी के बाद भी अगर वो अपना स्टेटस रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बच्चों याद रखिए क्वेश्चन सिटीजनशिप पे नहीं है कि अब्रॉड चली गई तो सर उसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। अरे उसको क्यों छोड़ो ना, आप जो पूछा है बच्चों उसी का आंसर अपने को देना पड़ेगा। बहुत सीधा सीधा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे एकदम सीधा सीधा से पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए जी, तो आगे पढ़ते हैं बच्चे लोगों। यहाँ पे अपन सेकेंड वाला पॉइंट कहता है अगर छोड़ के जाने के बाद भी, हाँ जी बस वो कोई कोविड का न्यूज़ आ गया था, तो अब इतने न्यूज़ आजकल आते रहते हैं भाई कि यहाँ पे इसको सीज किया, यहाँ पे उसको सीज किया, तो मेरी नज़र एकदम उधर चली गई कि भाई ये किसको क्या सीज कर दिया है। चलो बाद में पढ़ेंगे न्यूज़ ये पूरी, पहले अपन ये खत्म कर लेते हैं। तो सेकेंड वाले में बच्चों अगर वो मेंटेन करती है मतलब 182 दिन वाली कंडीशन मेंटेन करती है तो यस का आंसर जाएगा। यस कंटिन्यू कर सकती है बच्चों, बिल्कुल कर सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन, चलो आओ देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा गया था बच्चों ये क्वेश्चन, नवंबर 19 के देखिएगा, सजेस्टेड में भी आपको मिल जाएगा, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है बच्चों ये, और चूंकि वहाँ क्वेश्चन आया हुआ है तो अपने नोट्स में भी कवर किया है। देख लो सिंपल, यस अगर वो इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रही है तो नेचुरल पर्सन और सिटीजनशिप तो रहेगी, लेकिन बच्चों वो यहाँ पे रेजिडेंट वाला अपना पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट नहीं करेगी, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू कर सकती है अगर वो अपना रेजिडेंस वाला स्टेटस मेंटेन करती है, मतलब 182 दिन वाला मेंटेन कर लेती है तो कंटिन्यू कर सकती है। डायरेक्ट अपना आंसर है, यहाँ पे खत्म हो गया। आओ बच्चे लोगों, कंपनीज एक्ट तो आपका खत्म होगा। अब बचे हुए पार्ट आई थिंक सीधे सीधे से क्वेश्चन होने चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आकाश is a famous manufacturer of leather goods. He appoint Prashant as his agent. Prashant entrusted with his work to recovering money from various traders to whom Akash sell the leather goods. ठीक है,
बच्चों आकाश प्रिंसिपल है, प्रशांत उसका एजेंट हो गया, जो माल बेचता है उसके कस्टमर से पैसा लेने की जिम्मेवारी प्रशांत की है। प्रशांत को मंथली रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है बच्चों 15,000 रुपए का। किसी एक पर्टिकुलर मंथ में प्रशांत ने 40,000 रिकवर किए थे आकाश के अकाउंट से, मतलब आकाश के बिहाफ पे, और प्रशांत 25,000 उसको वापस देता है। मतलब 40,000 रुपए में से बच्चों 40,000 में से 15,000 उसने अपने रेम्यूनरेशन के कट कर लिया और रिमेनिंग 25,000 बच्चों उसको भेज दिया है। ठीक है, तो आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी, ओके, एग्जामिन आपको करना है बच्चों रिलेवेंट प्रोविजन कौन सा लगेगा, वेदर द एक्ट ऑफ प्रशांत इज वैलिड, 100% वैलिड है बच्चों, बराबर, बिल्कुल वैलिड पोर्शन है ये। बिल्कुल आप अपनी रेम्यूनरेशन को एडजस्ट कर सकते हो जी, कर सकते हो जी, कर सकते हो जी। आइए देखते हैं आईसीए क्या कहता है बच्चों। आईसीए ने यहां पे जो प्रोविजन लगा दिया है, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, 202, ये कैसे लग गया भाई? यहां पे तो 217 लगना चाहिए बच्चों, रिटेंशन वाला पॉइंट लगना चाहिए था, इन्होंने ये कैसे लगाया? एजेंसी बिकम हमने ये पूछा ही कहा है कि वो एजेंसी इरवोकेबल है या रिवोक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन द सब्जेक्ट मैटर, ऐसा भी कोई मैटर इसमें नहीं लग रहा है। आकाश ने सोल्ड किए गुड्स को, प्रशांत आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी रेस्ट अमाउंट देगा, इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ प्रशांत एंड द सेड एजेंसी इज नॉट रिकवरेबल, सो प्रशांत इज वैलिड। बच्चों ये आंसर ठीक है, अपन बना सकते हैं कि उसने अपना काम कर दिया है, काम कर दिया है तो एजेंसी कवर्ड विद इंटरेस्ट हो चुकी है, उसका खुद का इंटरेस्ट ऐड हो चुका है उसके अंदर, इसीलिए वो डिडक्ट कर सकता है। ये इन्होंने बेस लिया बच्चों। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग इतना उलझाने के हिसाब से तो उसकी जगह तो सेक्शन नंबर 217 बच्चों सीधा एजेंट को राइट देता है कि उसने जो भी पैसा एडवांस में भेज रखा है, जो भी एक्सपेंसेस किए, इवन जो रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ है उसको भी एडजस्ट कर सकता है बच्चों 217। देखो फाइनल आंसर तो यही है कि बिल्कुल उसका एक्शन वैलिड है, लेकिन मेरे पर्सनल व्यू से बच्चों 217 जाना चाहिए, मैं वो ज्यादा बेटर समझता हूं। ठीक है, अब 202 के हिसाब से भी आंसर बना सकता हूं मैं, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में जो सबसे पहला पॉइंट क्लिक होगा बच्चों, वो एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट का नहीं होगा, वो 217 का ही आपके दिमाग में क्लिक होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग में भाई डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि मेरे अकॉर्डिंग तो 217 ही इसका आंसर जाना चाहिए, बराबर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। आईसीए है, उनके स्टडी मैट इसमें है, तो अब 217 ही होना चाहिए बच्चों इसका आंसर। तो चलो आगे बढ़ता हूं एक बार में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने को बोला है बच्चों। ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में है, 1 जून 2019 को एक बिल बनाया बच्चों, पुराना आईसीए एग्जाम में दे चुका है, आंसर सीधे ही याद है अपन सबको। 120 दिन बच्चों सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, 120 दिन जब आप करेंगे तो बच्चों 2 अक्टूबर आने वाला है, बराबर, और 2 अक्टूबर के दिन छुट्टी रहता है, तो 1 अक्टूबर इज करेक्ट डेट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार अपन कर चुके हैं। अब आप जब इस क्वेश्चन को करो तो पूरा हर एक दिन बताना, जैसे कि ये जून है तो भाई जून के 29 डेज लिखना बकायदा, वहां पे 1 तारीख चली गई ना, तो जून के 29 डेज, जुलाई के 31 दिन, फिर अगस्त के भी 31 दिन, बराबर से, फिर सितंबर के कितने दिन बच गए, 120 दिन टोटल पूछा है ना। पूरा इसको प्रैक्टिकली बताओगे तो मजा आएगा। अभी आंसर चेक भी करवा दूंगा आपको मैं। पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रा ने एक चेक इशू किया है बच्चों 50,000 का दया के फेवर के अंदर। चंद्रा के अकाउंट में उस वक्त में बराबर पैसा पड़ा है जब चेक दिया, लेकिन चेक को रीजनेबल टाइम पे, और रीजनेबल टाइम वैसे तो मैक्सिमम 3 मंथ होता है, 3 मंथ्स होता है, बाकी नेक्स्ट डे कर देना चाहिए, प्रेजेंट नहीं किया। मीन टाइम बैंक हमारा बैंकरप्ट हो गया बच्चों। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 84, 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली नंबर, जब चेक दिया बच्चों उस वक्त में उस बंदे के अकाउंट में पूरा पैसा होना चाहिए, बिल्कुल था, 50,000 था और सफिशिएंट बैलेंस था बच्चों, पहली कंडीशन पूरी। जिसको चेक दिया हमारा पेई, उसने टाइमली चेक को प्रेजेंट नहीं किया, यस, सेकंड कंडीशन भी पूरी। और तीसरा नंबर, इस वजह से जो चेक का ड्रॉवर है यानी चंद्रा, उसको नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ बच्चों, क्योंकि अगर ये दया ने 50,000 का चेक लगा दिया होता, भाई दया है, डे है, जो भी है, 50,000 का चेक लगा दिया होता तो चंद्रा के अकाउंट से उसका पैसा पे हो जाता, नहीं तो वो 50,000 तो डूब गए वहां जो पड़े थे, प्लस अब हम 50 का और चेक दें, तो नाइंसाफी है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है बच्चों, सेम क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं, क्या दया यहाँ पे ये पैसा चंद्रा से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता है, सेक्शन 84 मना करती है। हाँ, बैंक के क्रेडिटर आप बच जाओगे बच्चों। अब इस 50,000 के अमाउंट के लिए, चूंकि दया जो है, ये जो बंदा है,
पे, ये बैंक का क्रेडिटर जरूर बन जाएगा। अब बैंक जितना दे, क्योंकि बैंक इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो इस 50,000 के बदले में 10,000 दे, 20,000 दे, 5,000 दे, वो आप लेते रहो। बाकी चंद्रा से आप ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। आइए आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बच्चों सेक्शन नंबर 84 बहुत जबरदस्त सेक्शन है, बढ़िया सेक्शन है। आओ इसको आपको मैं यहां से भी पढ़ा देता हूं, बता देता हूं। ये देखिए, अच्छा पहला वाला तो बच्चों ये देखो, मैंने आपको कहा था ऐसे आंसर लिखोगे 29, 31 और सितंबर के डेज हो गए, और 3 दिन बच्चों ग्रेस पीरियड ऐड किया तो हमारी डेट आई थी 2 अक्टूबर की, और 2 अक्टूबर छुट्टी होता है तो डेट इज 1 अक्टूबर। पुराना क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही पहले भी दे चुका है, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, सेक्शन नंबर 84 आपको पूरा पहले तो यहाँ पे समझा दिया है। चेक को रीजनेबल टाइम पे प्रेजेंट नहीं किया, एक्चुअल डैमेजेस सामने वाले को हो गए हैं, बराबर। और जब चेक दिया था तब पूरा पैसा बैंक के अंदर था। इस केस के अंदर पूरा बच्चों प्रोविजन लिख दो आप यहाँ तक, भले यहाँ तक भी लिख देंगे तो चलेगा। उसके बाद में फाइनल आंसर आपको बताता हूं। चंद्रा ड्रॉवर हैव सफर्ड डैमेजेस, क्योंकि आपने चेक को प्रेजेंट नहीं किया रीजनेबल टाइम में, तो आपकी वजह से हमारे 50,000 तो डूबे ना, नहीं तो वो 50,000 आपको पे हो जाते तो हमारी झंझट खत्म होती। तो चंद्रा यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों, बट दया जो अपना है या डे जो भी है वो क्रेडिटर ऑफ द बैंक यहाँ पे हो जाएगा फॉर द अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है, एंड कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। और आप बैंक से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है बच्चों कि अब आप बैंक के क्रेडिटर यहाँ पे बन जाओगे, बैंक के क्रेडिटर बन जाओगे। आप बैंक से लीजिए जितना भी बैंक देगी, जो भी प्रमोशन में देगी, क्योंकि दिवालिया हो चुकी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सीधा सा आंसर। चलिए जी आगे बढ़ जाऊं बच्चों। चलो जी, चलो आखिरी 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 2 एक्ट के बचे हुए हैं हमारे पास, फिर हमारे टॉपिक खत्म होने जा रहे हैं। आइए जी, Mr. Upper and Mr. New, both aspiring chartered accountant, met in a conference with CA student. Both are having a argument. बच्चों फाइनेंशियल ईयर के मीनिंग को लेके आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट सीधा सीधा सा कहता है कि वो है जो 1 अप्रैल से बच्चों चालू होता है। बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट। सेक्शन नंबर अपना 3 दे रखा है अपने को, और 21 में आई थिंक डेफिनेशन है, फाइनेंशियल ईयर के भी चेक कर लेंगे। They have approached you as a senior in the profession. ओके, क्या बात है, आपको इनको गाइड करो। साथ में ये भी बताओ डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर हो गया, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो गया, मार्च में खत्म हो गया समझो। और इसी का सेकंड पार्ट भी देख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस ऑफ पोस्ट। बच्चों सीधा सीधा सा पॉइंट है, सेक्शन नंबर 27 जनरल क्लॉजेज एक्ट का। सर्विस बाय पोस्ट के हमारे क्या प्रोविजन लगेंगे बच्चे लोगों, जो रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह वाला पॉइंट अपन पढ़ते हैं ना, अभी आंसर बताऊंगा आपको। और इंटरप्रिटेशन में तो काफी टाइम से यही क्वेश्चन आरटीपी में दिया, एग्जाम में भी आ चुका है बच्चों। यूजेस या कस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपको बताने को कहा बच्चों, डायरेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो, नए तरीके का हो। हाँ, ये 217 वाला एजेंसी का जरूर थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है बच्चों, बाकी पॉइंट बहुत सिंपल है। ये देखो, ये देखिए 321 के अंदर 1 डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है, बराबर। द टर्म ईयर जो है वो डिफाइन आपको कर रखी है। नॉर्मली ईयर का मतलब ब्रिटिश कैलेंडर से होता है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में ब्रिटिश कैलेंडर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर। तो यही हमने बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 डे ऑफ अप्रैल से, जबकि कैलेंडर होता है 1 डे ऑफ जनवरी से। छोटी सी डेफिनेशन थी, खत्म किया। सर्विस ऑफ पोस्ट बच्चों सेक्शन 27 वो कहलाएगी जहां पे प्रॉपर एड्रेस हो, बराबर से आपने पोस्ट स्टैम्प वगैरह लगा रखा है, एंड जो प्री पेइंग है और साथ में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है। सेक्शन 27 का डायरेक्ट पॉइंट है। जब तक डिफरेंट ओपिनियन अपीयर नहीं हो तब तक सर्विस ऑफ पोस्ट का ये मतलब माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। और अ लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट टू हैव बीन इफेक्टेड एट द टाइम व्हिच द लेटर वुड बी डिलीवर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। यानी जैसे ही आपने पोस्ट में लेटर डाल दिया, हम मान लेते हैं कि सामने वाले को डिलीवर हो गया। अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी पॉइंट है, साथ में जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 27 भी यही कहता है। आखिरी क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का बच्चों, इफेक्ट ऑफ यूजेस। अब यूजेस वर्ड का मतलब बच्चों यहां पे ये देके रखा है कि कई बार एक्ट के मीनिंग आपको उस रेफरेंस में लेने पड़ेंगे जब वो एक्ट बना था। यूजेस यानी कि कस्टम या प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं, कि भाई पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है, अंडर द तो यूजेस और प्रैक्टिस डेवलप अंडर द स्टैट्यूट इज इनएक्टिव ऑफ द मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड टू हिज वर्ड्स बाय कंटेम्परेरी ओपिनियन, बराबर से। यूनिफॉर्म नोटोरियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू अंडर एन ओल्ड स्टैट्यूट। कई बार पुराने स्टैट्यूट में कुछ चली आ रही है, नए के हिसाब से कुछ अमेंड भी उसमें किए होते हैं। तो कई बार ऐसी चीजों का करेक्ट मीनिंग निकालने के लिए बच्चों आपको ये सोच के चलना पड़ता है कि जिस वक्त में ये एक्ट बना था उस वक्त में, कॉन्टेम्परेरी का मतलब ये हो गया कि समकालीन, उस वक्त में क्या एक्ट था, क्या प्रोविजन सोच के बनाए होंगे, वही मीनिंग आपको लेना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखोगे।
दो बातें इसमें कही है बच्चों, एक तो कस्टम जो होता है वो बेस्ट इंटरप्रेटर होता है लॉ का, नंबर वन, और दूसरा बेस्ट वे इंटरप्रिटेशन का ये है कि डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड, यानी जब वो बने थे भाई 1970 में अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है और उसको मैं आज पढ़ रहा हूँ और आज के हिसाब से सोचूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। तो ये सोच के चलो, दिमाग भी आपका 1970 में ले जाओ कि हाँ उस वक्त के हिसाब से इस लेटर का क्या मीनिंग निकलता होगा, वो अपने को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। आपको याद हो तो क्लास में मैंने आपको कहा था कि कई सारे सेक्शन में लिखा हुआ होता है हैंड रिटन। अब हैंड रिटन का मतलब नाउ अ टाइम, उस वक्त में जब कंप्यूटर टाइपराइटर नहीं थे तो उसके हाथ से लिखना। नाउ अभी आपने कंप्यूटराइज भी किया, बस आपके साइन उस पर होने चाहिए, उसको भी हम हैंड रिटन मान सकते हैं, बराबर। तो आपको इंटरप्रिटेशन उस वक्त का सोचना पड़ेगा। तो देयरफॉर द बेस्ट इंटरप्रिटेशन इज ऑफ द इंस्टीट्यूट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज दैट व्हिच हैज बीन मेड बाय द कॉन्टेम्पररी ऑथोरिटी। उस वक्त की क्या रहा होगा रूल्स, उस समकालीन में चीजें क्या बनी होंगी। सिंपली अगर बोले तो ओल्ड इंस्टीट्यूट एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इंटरप्रेटेड एज दे वुड हैव बीन एट द टाइम व्हेन दे वर एनेक्टेड। जब वो लिखे गए थे उस वक्त में क्या इंटेंशन रहा होगा लॉ बनाने वाले का, वैसा ही आपको अभी इंटरप्रिटेशन जो है कुछ चीजों का करना चाहिए। ये बच्चों इन्होंने बोला है। और खास करके जो हमारे एंशिएंट एक्ट बने हुए हैं, पुराने एक्ट वगैरह बने हुए हैं, उनके इंटरप्रिटेशन में अपन इसको काम में लेते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। ये बोला नॉट ओनली एंशिएंट बट ऑल्सो रिसेंट इंस्टीट्यूट में भी कई बार काम आता है। तो जब वो एक्ट बना, तो आज जैसे कोविड से रिलेटेड एक्ट बना, आज से 40 साल बाद जब वो इस एक्ट का इंटरप्रिटेशन करने की सोचेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 2020-21 में जब कोविड की सिचुएशन थी उससे रिलेटेड ये वर्ड लिखे गए थे, तो उस हिसाब से आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये बच्चों हमने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आकर के हमारा आरटीपी पोर्शन पूरा खत्म हो गया। मैंने काफ़ी फास्ट आरटीपी लेने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बस मई में एग्जाम्स है, आप लोग एग्जाम्स की पूरी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, और अब ये वाला जो महीना है ये बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन के ऊपर जाने वाला है। तो मैं आपको बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से यहाँ पे आरटीपी करवा चुका हूँ, ज़रूर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक्स बहुत कम करते हो आप लोग, बराबर। तो लाइक एंड शेयर बहुत ज़्यादा करिए, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि नई नई चीजें जो है मैं वो फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तो ये छोटी सी बात थी। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।